Okay, good evening all of you. I think all of you can see me and hear me. कल हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग के बारे में तो बहुत पढ़ा। ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग बहुत ही आसान किस्म की सर्वेइंग है, इतना कुछ कॉम्प्लिकेशन उसके अंदर है नहीं। केवल हमें उसके अंदर क्या करना होता है कि किस तरीके से हम वर्टिकल प्लेन के अंदर एंगल्स को फाइंड आउट कर रहे हैं और उन एंगल्स की वैल्यू के बेसिस पर हम किस तरीके से अपना आरएल निकाल सकते हैं जिस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मेजरमेंट ले रहे हैं। तो इन चीजों को हमने कल बेसिकली समझने की कोशिश की थी कि उन्हें हम कैसे वर्कआउट करेंगे, उन्हें हम कैसे देखेंगे। क्लियरली प्लेन टेबल सर्वेइंग हमारा नेक्स्ट चैप्टर। अच्छा, मैंने कल न्यूमेरिकल दिया था, मेरे ख्याल से सभी लोगों का हो गया होगा, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था। अगर इसको दिक्कत हुई होगी, कुछ दिक्कत होगी तो पूछ लेंगे, नहीं तो फिर हम लोग आगे चलेंगे। अगला हमारा चैप्टर है वो प्लेन टेबल सर्वेइंग का है। प्लेन टेबल सर्वेइंग एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही नॉमिनल सा चैप्टर है, उसके अंदर ऐसा कुछ खास है नहीं। और एक अच्छी बात यह है कि यहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स नहीं मिलने वाले। ये जो हमारा चैप्टर है, ये चैप्टर 100% थ्योरेटिकल चैप्टर है। यहाँ से न्यूमेरिकल इसलिए नहीं बनते क्योंकि जो कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पर है भी एडवांस सर्वेइंग में जाकर के, वो सब ग्राफ बेस्ड होता है, ग्राफ पेपर पर सॉल्व करना होता है, आपको कभी ग्राफ मिलेगा नहीं। तो ये जो हमारा पर्टिकुलरली चैप्टर रहेगा ये 100% थ्योरेटिकल रहेगा, 100%, है ना। इसके अंदर न्यूमेरिकल आपको कभी भी नहीं आएगा। न्यूमेरिकल आएगा तो आईक्यू बेस्ड आएगा, मतलब चैप्टर का नहीं होगा, जनरल मैथमेटिक्स के आईक्यू से हो रहा होगा। मैं आपको बताऊंगा, क्लियर और नॉट। तो यहाँ पर आपको केवल कुछ चीजों को याद रखना है, तो हम उन चीजों को एक एक करके समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो ये प्लेन टेबल सर्वेइंग का मतलब क्या होता है। प्लेन टेबल सर्वेइंग का मतलब होता है कि हम अगर कहीं पर सर्वेइंग करने जाते हैं तो सर्वेइंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक पर्टिकुलर एरिया का सर्वे करते हैं, उसके बारे में कुछ डिस्टेंस को ऑब्टेन करते हैं, वहां कुछ एंगल और एंगुलर मेजरमेंट्स को ऑब्टेन करते हैं, और उसको लाने के बाद फिर हम अपने ऑफिस में बैठ करके या अपने क्लासरूम में या लैब में बैठ करके उन सभी चीजों को हम अपनी ड्राइंग के ऊपर प्लॉट करते हैं। मतलब फील्ड के अंदर हम मेजरमेंट ऑब्टेन करके आ गए, देन जो हमारी ड्राइंग है वो हमारी ड्राइंग बनेगी बाद में हमारे ऑफिस के अंदर, या फिर जो भी टेबल वर्क होगा वो पूरा वहां पर किया जाएगा। लेकिन प्लेन टेबल सर्वेइंग बच्चों एक ऐसा सर्वेइंग का ब्रांच है जहां पर हम मेजरमेंट और ड्राइंग ये दोनों साइमल्टेनियसली करते हैं। हम इन दोनों चीजों को एक साथ करते हैं, अलग अलग नहीं करते। हम ऐसा नहीं करेंगे कि पहले हम केवल मेजरमेंट लेकर के आ रहे हैं और बाद में फिर हम बैठ करके पूरी ड्राइंग बना रहे हैं, क्लियर और नॉट। तो इस तरीके से सर्वेइंग करना कि हम एक साथ अपने मेजरमेंट भी ऑब्टेन कर लें और हम उसकी ड्राइंग भी साइमल्टेनियसली उसी टाइम पर बना लें, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग। अब यहाँ पर मेन एडवांटेज पता है क्या होता है, यहाँ पर मेन एडवांटेज ये होता है कि अगर हमें किसी काम के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रिसिजन मेंटेन करना है, बहुत एक्यूरेट काम करना है, हम वहां पर बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकते। तो एक छोटी सी दिक्कत ये होती है कि जब आप मेजरमेंट लेकर के आए, जब आप फील्ड पर थे तब आपको एक्चुअल पूरे फीचर दिख रहे थे, आपने पूरे मेजरमेंट लिए, आपने ट्रेवर्सिंग करी या आपने जो भी सर्वेइंग करी, चेन सर्वेइंग करी आपने, उसके बाद कंपास सर्वेइंग करी, और जब आप अपने घर पर आ गए या अपने ऑफिस में आ गए, तो जब आप ड्राइंग प्लॉट कर रहे हो तो आपके सामने फीचर्स नहीं है, आपके सामने कोई मेजरमेंट है। यहाँ पर फीचर सामने होता है क्योंकि साइमल्टेनियस ड्राइंग है, तो यहाँ पर बहुत अच्छी एक्यूरेसी मेंटेन होती है। तो जिन पर्टिकुलर वर्क्स को हमें बहुत ही ज्यादा अच्छी प्रिसाइसनेस के साथ करना है, बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी के साथ करना है, वहां पर हम प्लेन टेबल सर्विंग का यूज करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ओके, डन। दूसरी बात ये कि ये सर्वेइंग अच्छी होती है ऐसे काम के लिए जिस पर्टिकुलर काम के अंदर हमें बहुत ज्यादा सर्वे नहीं करना। जैसे कि मैं इंडिया का सर्वे बोल रहा हूं, इंडिया का सर्वे प्लेन टेबल सर्विंग से नहीं कर सकते हम, उसकी पूरी इतनी बड़ी कंट्री का सर्वे नहीं कर सकते हम। एक पर्टिकुलर स्टेट का नाम लें, उस पर्टिकुलर स्टेट की सर्विंग नहीं हो सकती, एक पर्टिकुलर सिटी की सर्विंग नहीं हो सकती। छोटे एरिया की सर्विंग जहां पर लगभग पूरा एरिया एक पॉइंट से या कुछ पॉइंट्स को चेंज करने के बाद विजिबल हो जाता है, हम केवल वहीं से सर्विंग कर पाएंगे, अदरवाइज हम सर्विंग नहीं कर पाएंगे। हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे। तो दो चीजें हैं जहां बहुत ही ज्यादा प्रिसाइसनेस की जरूरत होती है और जहां पर हमें छोटा काम करना पड़ता है या मीडियम स्केल का कोई काम करना पड़ता है, वहां पर हम इस तरह की सर्विंग को यूज करते हैं। ठीक है, नाउ सी क्लियरली
सबसे पहले देखते हैं कि इसके लिए इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। तो आपके टेबल पर एक सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट दिख रहा होगा, उसको बोलते हैं हम ड्राइंग बोर्ड। ये दिख रहा है आपको, ड्राइंग बोर्ड, जिसके ऊपर बैठ करके हम लोग ड्राइंग करेंगे। यहाँ पर दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पर दिखाई भी गई है, यहाँ पर दिखाई भी गई है, दो तीन चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो इसका जो डायमेंशन है, वो दो तरह के टेबल आते हैं। एक 40x30 सेंटीमीटर का टेबल होता है, स्मॉल से टेबल, और एक जो टेबल होता है वो 75x60 सेंटीमीटर का होता है। इफ तक क्लियर नॉट, या फिर स्क्वायर 45 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर का छोटा स्क्वायर टेबल, या 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर का बड़ा स्क्वायर टेबल। इफ तक क्लियर नॉट, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ट्राइपॉड के ऊपर माउंट कर देते हैं। ट्राइपॉड के ऊपर माउंट करने के बाद जिस तरीके से हम एक लेवल को लेवल में लेकर के आते हैं बुलसाई बबल की मदद से, उसी तरह हम इसको भी लेवल में लेके आते हैं। कई टेबल में बुलसाई बबल होते हैं कोने में, कई टेबल में बुलसाई बबल नहीं होते, तो अलग से एक लेवल ट्यूब रखनी पड़ती है। और वो लेवल ट्यूब रखने के बाद हम ये चेक करते हैं कि वो एकदम ठीक से सेंटर में आ गई है, कि हम एकदम ठीक से सेंटर में नहीं आए। तो ये तो बहुत सिंपल है मेरे ख्याल से, ये साइज आप अगर याद रखेंगे तो ठीक रहेगा, छोटे छोटे एग्जामिनेशंस में इनको पूछा जाता है। सेकेंडली, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है दैट इज फॉर एलिडेट। एलिडेट दो 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 तरह के होते हैं, एक एलिडेट प्लेन एलिडेट होता है और एक टेलीस्कोपिक एलिडेट होता है। अब यहाँ पर आपको मेरे ख्याल से ड्राइंग में बहुत क्लियरली दिख रहा होगा, आप प्लेन एलिडेट को ऊपर देख पा रहे हैं। तो एक तरफ ऑब्जेक्ट वेन है, एक तरफ ऑब्जेक्ट वेन है, ऐसा क्लियर हो। ऑब्जेक्ट वेन के अंदर आपको एक थ्रेड दिख रहा होगा, क्लियरली दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आपको? ऑब्जेक्ट वेन के अंदर ये जो मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, ये थ्रेड है, मैं मिटा रहा हूँ उसको, है ना। वहां पर आपको एक थ्रेड दिखाई देगा जहां पर मैंने बनाया था, है ना, इफ तक क्लियर हो। वहां आपको एक थ्रेड दिखाई देगा, यहाँ पर बीच में आपको एक थ्रेड दिखाई देगा, गेटिंग माय पॉइंट नो। और इस पर्टिकुलर जगह पर आई वेन है, इसको हम स्लिट ओपनिंग भी बोलते हैं। एक छोटी सी ओपनिंग होती है, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर जगह पर। अब हम क्या रखते हैं, इसको टेबल के ऊपर रखते हैं। टेबल के ऊपर रखने के बाद हम इस डायरेक्शन से अपनी आंख लेकर के आते हैं और यहाँ पर अपनी आंख रखते हैं इस पर्टिकुलर जगह पर, और उसके बाद सामने रखी हुई रेंजिंग रॉड और ये पर्टिकुलर थ्रेड, ये धागा, इसको हम लोग एक पर्टिकुलर लाइन में लेकर के आते हैं, गेटिंग माय पॉइंट नॉट। और जैसे ही एक पर्टिकुलर लाइन में आ जाएंगे ये रेंजिंग रॉड और ये धागा, तो ये जो पर्टिकुलर एलिडेट है ये एकदम उसी डायरेक्शन को दिखाएगा जहां पर रेंजिंग रॉड का पॉइंट है। या फिर एक टेलीस्कोपिक एलिडेट होता है, इसके अंदर सिंपल टेलीस्कोप होता है, गेटिंग माय पॉइंट नॉट। हम इस टेलीस्कोप को सीधा कर लेंगे इस तरीके से, यहाँ अपनी आंख रखेंगे और यहाँ पर क्रॉस हेयर होता है। क्रॉस हेयर आप लोग जानते हैं क्रॉस हेयर कैसा होता है, क्रॉस हेयर इस तरीके से होता है ना, ये क्रॉस हेयर ऐसा होगा। इस क्रॉस हेयर से हम लोग क्या कर लेंगे, रेंजिंग रॉड को एकदम लेवल में कर लेंगे, तो उसकी तरफ देखने लगेगा। अब इसका हम लोग काम क्या करेंगे, इसका काम हम लोग करेंगे लाइन खींचने के लिए, वो आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी मैं इसके इंस्ट्रूमेंट्स बता रहा हूँ। दो तीन चीजें याद रखने वाली है बच्चों, दो तीन चीजें याद रखने वाली है बच्चों। एक तो 45 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक तो 45 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। दूसरी बात, ये किससे मिलके बना हुआ होता है, तो ब्रास और गन मेटल, ठीक है। इन दो चीजों को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, गेटिंग माय पॉइंट नॉट, ठीक। तो एक तो इसकी लंबाई और दूसरा बाकी चीजें मैंने आपको इसके अंदर जो एक नैरो स्लिट है या फिर एक थ्रेड है, वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। थोड़ी देर बाद इसका यूज देखेंगे, ठीक है। इसके बाद में जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, फॉग, मेरे ख्याल से ये चीजें आपको दिख रही है, एक थोड़ा सा कुछ फॉन्ट की दिक्कत हुई है इसके अंदर, है ना। यहाँ पर प्लम बॉब लिखा हुआ है और इसके नीचे लिखा हुआ है प्लम, इसके संगी लिखा हुआ है प्लम फॉग, उसके बाद मैंने लिखा हुआ है स्पिरिट लेवल। पहले स्पिरिट लेवल को बता देता हूँ, नीचे लिखा हुआ है स्पिरिट लेवल, पहले स्पिरिट लेवल को बता देता हूँ। स्पिरिट लेवल का मतलब होता है, मैंने आपको थोड़ी देर बताया, अगर टेबल के अंदर बुलसाई बबल नहीं है कोने पर, तो टेबल एकदम लेवल में आ चुकी है, इसको देखने के लिए एक लेवल ट्यूब का यूज करते हैं हम लोग। लेवल ट्यूब मतलब बिल्कुल सेम बुलसाई बबल की तरह होती है, उसमें एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, बीच में एक बबल रहता है, सेंटर पे आ जाता है, हमें पता पड़ता है कि टेबल हमारी सेंटर हो चुकी है। तो दोनों डायरेक्शन में, एक्स में और वाई में, हम क्या कर लेंगे, टेबल को फिर रखेंगे, तो दोनों डायरेक्शन में पता पड़ जाएगा। मतलब एक बार बबल को ऐसा करके रखेंगे और एक बार इस वाली डायरेक्शन में रखेंगे, तो हमको पता पड़ जाएगा दोनों डायरेक्शन। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक इंस्ट्रूमेंट होगा जिसका नाम होता है प्लम बॉब एंड प्लम फॉग। अब आपको वहां पर के अंदर दिखाई दे रहा होगा,
अब आपको वहां पर फिगर नीचे प्लम बॉब लगा देते हैं इस तरीके का, और ये अपर आर्म होती है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जो आपको यहाँ पर करना होगा, दिखता है पॉइंट हो रहा हूँ। अब ग्राउंड के अगर किसी पॉइंट को हमको टेबल के ऊपर लेना है, तो ग्राउंड के उस पॉइंट को टेबल के ऊपर लेने के बाद क्या लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नहीं तो हम क्या करते हैं, एक प्लम बॉब और एक प्लम फॉक लगाते हैं। ये प्लम बॉब और प्लम फॉक लगाने के बाद क्या होगा, प्लम बॉब और प्लम फॉक लगाने के बाद क्या होगा, हमारी टेबल पर ये वाला जो पॉइंट जहां पर प्लम बॉब नीचे ग्राउंड पॉइंट के ऊपर इंडिकेट कर रहा होगा, वो एग्जैक्ट पॉइंट यहाँ पर हम पेंसिल से मार्क कर लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? पॉइंट को टेबल के ऊपर मार्क करने के लिए हम किसका यूज करने वाले हैं, हम प्लम बॉब और प्लम फॉक का यूज करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज कंपास। उसके बाद नेक्स्ट इज कंपास। ओके, गिव मी अ मिनट। मैं इसको 2 मिनट में, मेरे ख्याल से कंपास का थोड़ा सा पोर्शन दिख नहीं रहा है, मैं इसको 2 मिनट में ठीक कर देता हूँ। ठीक, ओके, तो दिस इज कंपास। कंपास अब बेसिकली क्या होता है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। कंपास बेसिकली हम लोग क्यों यूज करते हैं, यहाँ पर हमें एंगुलर मेजरमेंट नहीं करते हैं। यहाँ पर जो सर्वेइंग के अंदर जो कंपास यूज होते हैं, सर्वेयर कंपास होता है, मैंने आपको पढ़ाया होगा, या फिर आपने देखा होगा कि हम लोग या तो सर्वेयर कंपास का यूज करेंगे या फिर प्रिज्मेटिक कंपास का यूज करेंगे, बॉक्स कंपास का यूज करेंगे, तो वो चीज यहाँ पर नहीं होती है ना। हम उन दोनों कंपास का यूज नहीं करते। कंपास मतलब एक मैग्नेटिक नीडल है, सिंपल, जो मार्केट के अंदर मिलती है, सस्ती सी, है ना। ये डायमेंशन याद करने की जरूरत नहीं है, 80 to 150 mm लॉन्ग एंड 30 mm वाइड, जस्ट एक मैग्नेटिक नीडल है। और उस मैग्नेटिक नीडल को हम टेबल को ओरिएंट करने के लिए यूज करेंगे। टेबल को हम उसी डायरेक्शन में ओरिएंट करेंगे। मतलब क्या होता है, ड्राइंग का एक बेसिक रूल होता है बच्चों। ड्राइंग का बेसिक रूल क्या होता है, अगर आपको कभी भी ड्राइंग बनानी है, तो ड्राइंग पता है आपकी हमेशा कैसी बनेगी, ड्राइंग आपकी हमेशा इस तरीके से बनेगी, इस तरीके से। व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा होगा, ड्राइंग आपकी हमेशा इस तरीके से बनेगी कि ग्राउंड ड्राइंग के ऊपर सबसे पहले क्या बनाई जाएगी, डायरेक्शन। नॉर्थ ड्राइंग में कहाँ रहता है, सबसे ऊपर, ऐसे। इसके बाद ड्राइंग बनेगी। जैसे कि आपको किसी बिल्डिंग की ड्राइंग बनानी थी, है ना, तो ये देखा जाएगा कि वो बिल्डिंग का ओरिएंटेशन कैसा है। जैसे कि लेट अस सपोज दैट कोई बिल्डिंग है, आप कहीं गए और आपको उस बिल्डिंग की ड्राइंग बनानी है, तो उस बिल्डिंग के अकॉर्डिंग ओरिएंटेशन नहीं होगा पेपर का। पेपर का ओरिएंटेशन तो कैसा रहेगा कि नॉर्थ ऊपर की तरफ आएगा। नॉर्थ हमेशा कहाँ आएगा, नॉर्थ हमेशा ऊपर की तरफ आएगा। उसके बाद बिल्डिंग टेढ़ी हो सकती है इस तरीके से, या हो सकता है इसी तरीके से बने, या हो सकता है इस तरीके से बने, कैसी भी बने, हमें इसका ओरिएंटेशन किसके अकॉर्डिंग लेकर के आना है, नॉर्थ के अकॉर्डिंग। तो ड्राइंग का ओरिएंटेशन हमेशा किस तरीके से रहता है, ड्राइंग का ओरिएंटेशन हमेशा इस तरीके से रहता है कि नॉर्थ ऊपर की तरफ हो। तो टेबल को हम लोग ऐसा अलाइन करेंगे कि नॉर्थ हमारा ऊपर की तरफ है, उसके लिए हम कंपास का यूज करने वाले हैं। उसके बाद ड्राइंग सीट एंड एसेसरीज फॉर ड्राइंग, सिंपल सी बात है, जो पेन वैन आपके लगेंगे, पेंसिल वेंसिल लगेगी, वो सब चीजें रहेंगी। तो ये कुछ चीजें, ठीक है। अभी इसके ऑपरेशंस होते हैं, बेसिक ऑपरेशन। सबसे पहला फिक्सिंग ऑफ द प्लेन टेबल। तो फिक्सिंग ऑफ द प्लेन टेबल बहुत आसान है। फिक्सिंग ऑफ द प्लेन टेबल के लिए उसके ऊपर पेपर लगाना, क्लिप्स लगाना, उसको रखना, और उस पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर टेबल को माउंट करके पेपर चिपका के रेडी कर लेना। ये पहला होता है फिक्सिंग ऑफ द प्लेन टेबल। दूसरा, ये ऑर्डर आता है कई बार पूछने के लिए, दूसरा होता है लेवलिंग ऑफ द प्लेन टेबल। या तो बुलसाई ओवल टेबल पे दिया हुआ है तो ठीक, अगर वो नहीं दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, लेवल ट्यूब लेनी है, लेवल ट्यूब टेबल के ऊपर रखनी है, और जो स्क्रूस है उनको घुमा करके ऊपर वाला जो बोर्ड है उसको इस तरीके से हमें अरेंज करना है कि वो एकदम लेवल में रहे, एकदम हॉरिजॉन्टल रहे, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल, ठीक। देन सेंटरिंग ऑफ द प्लेन टेबल।
सेंटरिंग ऑफ द प्लेन टेबल का मतलब क्या है? सेंटरिंग ऑफ द प्लेन टेबल का मतलब है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ले जा करके, अच्छा लेवलिंग के अंदर ही मैंने क्या कंसीडर कर लिया है, मैंने लेवलिंग के अंदर ही अपनी टेबल को क्या कंसीडर कर लिया है कि मैंने उसको एकदम ठीक से अरेंज कर लिया है। मतलब अब वो टेबल मेरी ऊपर नीचे या मतलब एडजस्ट करने की अब जरूरत नहीं है उसको, मैंने एक कंसीडर कर लिया है, ठीक है ना। अब सेंटरिंग ऑफ द टेबल के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे जो नीचे वाला पॉइंट है, जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है जमीन पर, जिस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर खड़े होकर मैं लेवलिंग करना चाहता हूँ, उस पॉइंट को टेबल के ऊपर लेकर के आना, गेटिंग माय पॉइंट, उसको बोलते हैं सेंटरिंग ऑफ द प्लेन टेबल। ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन टेबल क्या होता है? ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन टेबल होता है कि अगर मैंने अभी थोड़ी पहले बताया ना कि हमेशा ड्राइंग कैसे बनती है कि पेपर की डायरेक्शन नॉर्थ हो, तो अपना कंपास रख करके पेपर को कहाँ अपना अरेंज कर लेंगे, नॉर्थ ऊपर की तरफ है, टेबल को जितना भी घुमाना है उतना हम टेबल को रोटेट कर लेंगे, तो टेबल आराम से रोटेट होती है, टेबल को रोटेट कर लेंगे, रोटेट करने के बाद लॉक कर देते हैं उसको, जिससे वो फर्दर और ना घूम पाए। तो ये चार ऑपरेशंस होते हैं, फिक्सिंग ऑफ प्लेन टेबल, लेवलिंग ऑफ प्लेन टेबल, सेंटरिंग ऑफ प्लेन टेबल, ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल। फिक्सिंग मतलब फिक्स करना, लेवलिंग मतलब बबल से लेवल इंस्ट्रूमेंट से उसको लेवल कर लेना, सेंटरिंग ऑफ द प्लेन टेबल नीचे वाले पॉइंट को ऊपर लेकर के आना, ओरिएंटेशन ऑफ द टेबल टेबल को नॉर्थ में अलाइन कर लेना, ठीक है। देन प्रिंसिपल्स ऑफ द प्लेन टेबल सर्विंग, तीन तीन प्रिंसिपल्स हैं प्लेन टेबल, चार प्रिंसिपल्स हैं प्लेन टेबल सर्विंग करने के, रेडिएशन, इंटरसेक्शन, ट्रैवर्सन, रिसेक्शन। रिसेक्शन हमारी काम का नहीं है, क्योंकि ये जो रिसेक्शन होता है ना, ये प्योरली ग्राफिकल मेथड पर बेस्ड होता है ना। तो मैं केवल इसके अंदर आपको मेथड्स के नाम बताऊंगा, बाद बाकी इसके अंदर हम लोग ज्यादा कुछ देख नहीं पाएंगे, इसका क्लियर ना। बाकी ये तीन हमें समझने पड़ेंगे, इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नाउ सी क्लियरली अगर हम ये देखते हैं कि ये तीन प्रिंसिपल किस टाइप के हैं, तो ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बात समझनी जरूरी है। आप इन तीनों में से कोई भी या इन चारों में से कोई भी अपने मन से नहीं लगा सकते। इनका एप्लीकेशन कब होगा, किस तरीके से होगा, ये डिपेंड करता है ना। एप्लीकेशन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सर्वे एंड ग्राउंड। आप सर्वे कैसा करना चाहते हैं, मतलब एरिया वेरिया कैसा है आपके पास, और जो ग्राउंड प्रोफाइल है वो कैसी है, हम एक एक करके तीनों के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात करते हैं रेडिएशन। तो रेडिएशन मेरे ख्याल से आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको ये फिगर तो ठीक है, एक अच्छा फिगर इसमें बना के दे दिया है प्रेजेंटेशन में मैंने, सो दैट आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं आपको इसका फिगर अलग से समझा के बताता हूँ। देखिए क्या होता है, एक व्हाइट बोर्ड शेयर कर लेते हैं अपन, और मैं उस पर आपको अलग से इसको करके दिखा देता हूँ। देखिए मुझे एक एरिया सर्वे करना था, और वो एरिया लेट अस सपोज दैट मेरा ऐसा था, इस तरीके से था। लाइक दैट, ठीक है। अभी ध्यान से देखिए, आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो इसके अंदर टेबल को रखिए। आप सबसे पहले क्या कीजिए, इसके अंदर टेबल को रखिए, कहीं भी ले जाके, ये इस तरीके से आपने इसके अंदर टेबल रख ली किसी भी एक पॉइंट पर, है ना, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपने टेबल को रख लिया, ठीक है, डन। अब इस टेबल को घुमा के, और इस टेबल को क्या कर लीजिए, एकदम सेंटर में ले लीजिए, घुमा करके एकदम, मतलब सॉरी, इसका ओरिएंटेशन कर लीजिए। आप लेवलिंग कर चुके हैं, इसका ओरिएंटेशन कर लीजिए। ओरिएंटेशन कर लिया मतलब आपने इसको एग्जैक्टली नॉर्थ ऊपर की तरफ आ जाए इस तरीके से आपने इसको ले लिया, ठीक है। तो नॉर्थ ऊपर की तरफ आ जाए, मैंने इस तरीके से इसको लेने के लिए क्या किया, थोड़ा सा घुमाया, लाइक दैट। मैंने इसको घुमाया, और मान के चलिए मेरी टेबल घूमने के बाद ऐसी हो गई, ऐसी ही हो गई, नॉर्थ ऊपर की तरफ ही था। मैंने थोड़ी बड़ी टेबल ली है, जिससे मैं ड्राइंग बना करके आपको दिखा पाऊँ, है ना। इतनी बड़ी टेबल बच्चों होगी नहीं, इतनी बड़ी टेबल है मेरी, है ना। कि टेबल मैंने ऐसे ऐसे अरेंज करी है कि जो मेरा नॉर्थ है, वो नॉर्थ मेरा कहाँ आ रहा है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेरा नॉर्थ आ रहा है, ठीक है। इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेरा नॉर्थ निकल करके आ रहा है, डन। यहाँ पर मेरा नॉर्थ आ गया, ठीक है।
अब मैंने क्या किया, एक पॉइंट मैंने नीचे जमीन पे मार्क कर रखा था, उस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं टेबल के ऊपर ले आया लाइक दैट। ठीक है, एक पॉइंट मैंने जमीन के नीचे, मैंने वहां चूना डाल दिया था, कुछ कर लिया था, मैंने उस पॉइंट को प्लम बॉब एंड प्लम फॉक की मदद से ऊपर उठाया। फिर मैंने इस पॉइंट के ऊपर एलिडेट रखा, यहाँ पर एलिडेट, एलिडेट आप जानते हैं अब क्या है, और उस एलिडेट के अंदर से मैंने यहाँ पर रखी हुई रेंजिंग रॉड देखी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। सपोज दैट ये पर्टिकुलर पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये पर्टिकुलर पॉइंट ई है। मैंने यहां से इस पर्टिकुलर ए पॉइंट को देखा और अपने एलिडेट को इसमें अलाइन कर दिया, कर लूंगा ना। अलाइन करने के बाद मैंने देखा कि यहाँ से बीच वाला पॉइंट, लेट अस सपोज दैट ओ है, द पॉइंट इज ओ, लेट अस सपोज दैट। तो मैंने देखा कि यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है जमीन पर, ओ से लेकर के जमीन पर मैंने फीता डाला, जो ओ नीचे है ना, जिस पॉइंट को मैं ऊपर उठा के लाया, वहां से मैंने फीता डाला ए तक, टे डाला ए तक, डिस्टेंस निकाल ली। फिर मैंने देखा कि मुझे किस स्केल का यूज करना है। लेट अस सपोज दैट मुझे स्केल का यूज करना है 10 मीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो स्केल पर रिड्यूस करके, उस स्केल पर रिड्यूस करके उस स्केल पर रिड्यूस करके, और मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर क्या किया, एक लाइन खींच दी एलिडेट की मदद से, किसकी तरफ, ए की तरफ, लाइक दैट। सिमिलरली मैंने फिर ओ से इसको देखा, ई को देखा, एक लाइन मैंने कहां कहां खींच दी, ई की तरफ। सिमिलरली मैंने किसको देखा, डी को देखा, एक लाइन कहां खींच दी, डी की तरफ। सिमिलरली मैंने ओ से बी को देखा और एक लाइन मैंने कहां कहां खींच दी, बी की तरफ। सिमिलरली मैंने किसको देखा, ओ से सी को देखा और एक लाइन मैंने कहां खींच दी, सी की तरफ। और जैसे मैंने ये लाइन सब खींच ली, फाइनली मैंने इन सभी लाइनों को लेकर के आपस में मिला दिया। मेरी बात समझ में आ रही है आप? कोई रीडिंग कहीं नहीं लिखनी पड़ी, मेरे पास सीधे सीधे मैं इस पेपर को अब यहाँ से उठा लूंगा और मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे ड्राइंग मिल जाएगा इस एरिया। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे इस एरिया का ड्राइंग मिल जाएगा। आप लोग मेरी बात समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द सर्वेइंग, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द सर्वेइंग। गेटिंग माय पॉइंट? तो सिंपल सा प्रिंसिपल है, यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है, ये बीच वाला पॉइंट को मैंने टी नाम दे दिया, टी। यहाँ पर ये जो कैपिटल टी लिखा हुआ है इस पर्टिकुलर जगह पर, देखिए यहाँ पर जो कैपिटल टी लिखा हुआ है, ये कैपिटल टी केवल क्या बता रहा है मुझे, ये कैपिटल टी मुझे सिर्फ इतना बता रहा है कि, ये वाला कैपिटल टी मुझे सिर्फ इतना बता रहा है कि हम यहाँ पर नीचे वाला पॉइंट स्मॉल टी के नीचे कैपिटल टी मान के चल रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इससे क्लियर हो नॉट? ओके। आपने एक बार टी के ऊपर एलिडेट रखे, स्मॉल कैपिटल टी को देखा, स्मॉल डी आ गया, कैपिटल ई को देखा, स्मॉल ई आ गया। बहुत सिंपल सा काम है। यहाँ पर अपने एलिडेट को रखो इस तरीके से, इस तरीके से, और एलिडेट को रखो ई के देखो, है ना। ई को देखने के बाद एलिडेट के बगल से क्या खींच दो, एक लाइन खींच दो, तो आपकी ये लाइन निकल करके आ जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इस तरीके से हम रेडिएशन की मदद से इस पूरे के पूरे मेथड को तैयार कर सकते हैं। तो मेथड बहुत सिंपल है, मैंने उसके बारे में यहाँ पे पूरा लिखा भी हुआ है कि किस तरीके से आपको काम करना है। आप छोटे से पेपर के ऊपर पूरे के पूरे एरिया को लेकर के आ सकते हो। लेकिन एक छोटी दिक्कत ऐसे का, दिक्कत ये है कि इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर आप तभी काम कर सकते हैं जब आपको एक एरिया के अंदर ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां से उसकी पूरी आउटर बाउंड्री विजिबल हो। देख लीजिए, आप ये काम एक तालाब के अंदर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तालाब के अंदर आपको इंस्ट्रूमेंट नहीं रखा होगा, तालाब की आपका आउटर बाउंड्री ड्रॉ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या अंदर हिल हो? नहीं कर सकते। कहीं पॉइंट हम ऐसे टेबल रख करके हम बाकी सब पॉइंट्स को देख ही नहीं पाएंगे इस तरीके से। तो लिमिटेशन ये है कि आप केवल इसको एक ऐसे एरिया के अंदर ही यूज कर पाएंगे जिस पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट से पूरी की पूरी आउटर बाउंड्री बहुत क्लियरली विजिबल हो। इसके अलावा आप कहीं भी इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को यूज नहीं कर सकते। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सिंपल सा प्रिंसिपल है, बहुत आसान सा मेथड है, इजीली समझ में आता है। अगला होता है इंटरसेक्शन। ठीक है ना। इंटरसेक्शन कहां पर यूज करते हैं? ऐसी जगह पर जहां अंदर आप कहीं भी इंस्ट्रूमेंट रख ही नहीं सकते, जैसे तालाब। जनरली इसको वाटर बॉडी के केस में यूज करते हैं। मेरा पूरा इसके अंदर लिखा हुआ है, आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। क्लियर नोट? हम जनरली एक अगर वाटर बॉडी जैसा कोई पर्टिकुलर एरिया होता है तो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर हम इस पर्टिकुलर मेथड को यूज करते हैं।
अब ये कैसे यूज होगा मैं आपको करना बताता हूँ। अगेन मैं व्हाइट बोर्ड लेता हूँ, नहीं तो फिगर से आपको डायरेक्टली कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मान के चलिए कि जिस तरीके से ये पर्टिकुलर मैंने समझाया था उसी तरह से मुझे एक और काम करना था, लेकिन इस बार मुझे एक ऐसा एरिया सर्वे करना था जिस पर्टिकुलर एरिया के अंदर मैं खड़े ही नहीं हो सकता, घुस ही नहीं सकता, है ना। और वो एरिया लेट अस सपोज दैट ऐसा था, वो एरिया लेट अस सपोज दैट ऐसा था। बात समझ रहे मेरी? ऐसा एरिया था मेरा, ठीक है। ये ए था, ये बी था, ये सी था और ये डी था, ठीक है। मुझे इस एरिया को सर्वे करके आना। मैं प्लान दिखा रहा हूँ, ध्यान रखना बच्चों, ये 3D फिगर नहीं है, वो 3D जैसा देखने में लगता है। हाँ, ये 3D जैसा देखने में लगता है, 3D फिगर नहीं है ना। अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मैं उसको ट्राइंगल कर लेता हूँ। जितनी ज्यादा डायरेक्शन लूंगा ना उसके अंदर उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा। बच्चे बोलते हैं कि सर 3D फिगर है क्या, वो, वो होता है कई बार मिराज टाइप हो जाता है इस तरह के फिगर्स में। तो मैं इसको थोड़ा सा 3D करके ले लेता हूँ, नहीं तो फंस जाओगे। ये ऐसा है, ठीक है। तो प्लान की तरह लेना। अब ये भी मत बोलना कि फिर ट्राइंगल क्यों लिया, ले लिया यार, ऐसे ही ले लिया, है ना, ठीक है, डन। अब बोर्ड पे देखिए, अब बोर्ड पे देखिए, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इस एरिया के बाहर एक पॉइंट सिलेक्ट करो, कोई भी पॉइंट जो आपको सिलेक्ट करना हो अपने मन से, एरिया के बाहर होना चाहिए। एक पॉइंट सिलेक्ट कर लो और उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपनी टेबल रख लो। उस पर टेबल रखने के बाद, उस पर टेबल रखने के बाद उस पर्टिकुलर पॉइंट को उस टेबल के ऊपर लेकर के आ जाओ। यहाँ अपनी टेबल रखो लाइक दैट, और उसके बाद उस पर्टिकुलर पॉइंट को टेबल के ऊपर लेकर के आ जाओ। टेबल आपने ओरिएंट कर ली, ऊपर की तरफ ही नॉर्थ आ रहा है मान के चलो, है ना, ठीक है। इसको मैंने कर लिया। एक ही तरफ एलिडेट रखो और एक ही तरफ एलिडेट रख के एक ही तरफ जाने वाली एक लाइन खींच लो ऐसी। एक ही तरफ जाने वाली एक लाइन खींच लो ऐसी, है ना। और इस पॉइंट को नाम दे दो स्मॉल ए। एलिडेट को बी की तरफ लेकर के जाओ और बी की तरफ जाने वाली एक लाइन खींच लो ऐसे, और इस पॉइंट को नाम दे दो स्मॉल बी। मेरी बात समझ में आ रही है? स्मॉल बी। बी कहां पर है या फिर नाम मत दो, नहीं तो कंफ्यूज हो गए, है ना। ये बोलने लोगे कि सर आपको कैसे पता पड़ा, ये मुझे नहीं पता था यार बी कहां पर है, मैंने तो कहीं भी लिख दिया था। चलो नहीं नहीं लिखता हूँ, मैंने तो एक लाइन खींच लिया बस। कितनी लंबी लाइन खींचिए, कितनी भी लंबी खींच लो, लास्ट तक खींच लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जैसे कि मैंने ये जो लाइन लाइन खींची है ना, ये जो मैंने लाइन खींची है, ये लाइन आपको अगर ऐसा लग रहा है कि सर ने कितनी लंबी खींची है तो लो यहाँ तक खींच लो, एकदम लास्ट तक, जहां तक पेपर खत्म हो रहा है। किसकी तरफ जाने वाली, ए की तरफ, क्योंकि मैं फीते से डिस्टेंस नहीं ले रहा हूँ ये तक की, मैं तो केवल एक लाइन खींच रहा हूँ बी तक जाने वाली। इस पेपर पे, पूरे पेपर पर लाइन खींच दो। अभी 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 ठीक है, अभी ठीक है सब बच्चों को ऐसे, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया ओ, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया ओ। एक और पॉइंट लो दूसरी जगह पर, सपोज दैट मैंने अगला पॉइंट यहां पर लिया, इसको मैंने नाम दिया, इसको मैंने नाम दिया पी। और अपनी टेबल को उठा करके लेके आओ और अपनी टेबल को सेम ओरिएंटेशन के साथ यहाँ पर पी पर। सेम ओरिएंटेशन का मतलब समझ रहे हैं, अभी भी नॉर्थ कहाँ रहेगा, अभी भी नॉर्थ ऊपर ही रहेगा, अभी भी नॉर्थ ऊपर ही रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बिल्कुल सेम टेबल है, कोई अंतर नहीं है, परफेक्शन के साथ नहीं बनती टेबल। और उस टेबल पर कुछ ड्राइंग ऑलरेडी बनी हुई थी, उस टेबल के ऊपर कुछ ड्राइंग ऑलरेडी बनी हुई थी। पॉइंट ओ ऑलरेडी बना था और उस टेबल के ऊपर ऐसी ड्राइंग ऑलरेडी बनी थी। एकदम परफेक्ट ड्राइंग नहीं बन पाएगी, मैं चित्रकार नहीं हूँ, है ना। लगभग लगभग सेम ड्राइंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लगभग लगभग सेम ड्राइंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसी ड्राइंग ऑलरेडी बनी थी, ठीक। इस टेबल को उठा के तुमने पी के ऊपर रखा और पी के ऊपर रखने के बाद इस टेबल पर तुमने क्या किया, एक ही तरफ लाइन खींच दी है, बिल्कुल लास्ट तक एक ही तरफ, ठीक है ना, खींच दी। ये एक ही तरफ तुमने लाइन खींच दी, बिल्कुल लंबी, जो एक ही तरफ जा रही है। सिंपली तुमने बी की तरफ लाइन खींच दी इस तरीके से,
बिल्कुल लंबी। सिंपली तुमने सी की तरफ भी लाइन खींच दी इस तरीके से। अभी जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, उन इंटरसेक्शन पॉइंट्स को देखो। जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आए ना, उन इंटरसेक्शन पॉइंट्स को देखो। तो ये बी होगा, ये सी होगा, और ये स्मॉल ए होगा। इन पॉइंट्स को आपस में मिला दो, इन पॉइंट्स को आपस में मिला दो। मेरी बात समझ आ रही है? आपको मैप मिल जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको मैप मिल जाएगा। आपको स्मॉल ए बी सी से मैप मिल जाएगा, क्योंकि दो पॉइंट्स के इंटरसेक्शन से आपने बनाया, इसलिए हमने। तो इस मेथड का हम लोग यूज कहाँ करेंगे? इस मेथड का हम लोग यूज करेंगे वेयर इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी प्लेस्ड inside the survey, inside the survey. Getting my point or not? जैसे ये फॉर एग्जांपल कोई भी वाटर बॉडी से क्लियर हो ना? मेरे ख्याल से सभी लोगों को उसके अंदर ऐसा कुछ दिक्कत होती नहीं है ना, बहुत ही आसानी से समझ में आता है। ठीक, डन। नाउ सी क्लियरली कैपिटल ए कैपिटल बी ग्राउंड के ऊपर के पॉइंट है, उनको ऑब्टेन किया है सेंटरिंग के थ्रू ए और बी। उसके बाद ए पर खड़ा करके रेडिएशन लिए गए और बी पर खड़े करके रेडिएशन लिए गए, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ रहे हैं उन इंटरसेक्शन पॉइंट्स की मदद से आपने क्या ले लिया है? स्मॉल सी स्मॉल डी स्मॉल ई स्मॉल एफ स्मॉल जी, है ना? तो मेरी ख्याल से सभी को कोई भी खास ऐसी कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। उसको बोलते हैं ट्रैवर्सिंग। अगला और आखिरी जो मेथड होता है, उस मेथड को हम लोग कहते हैं ट्रैवर्सिंग। बच्चों ट्रैवर्सिंग क्या होता है? ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा सर्वे प्रिंसिपल, एक ऐसा प्लेन टेबल का सर्वे प्रिंसिपल जो तब यूज किया जाएगा जब किसी भी संभव ही नहीं, मतलब बीच में बहुत बड़ी हिल है, आपको हिल की बाउंड्री लाइन बनानी है, आपको हिल का सर्वे करना है। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? बीच में बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, आप सब पॉइंट्स को एक पॉइंट से देख ही नहीं सकते। एक हिल में आपको सबको देख ही नहीं सकते। जैसे थोड़ी देर पहले हमने जो पढ़ा था, उसके हमने लाइन खींच ली थी। हम इस ए से सी की तरफ भी एडिलेट रख पा रहे थे, डी ई एफ जी सब रख पा रहे थे, क्योंकि तालाब था तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब क्या हुआ, बीच में हिल आ गई। अब हिल के आने पे थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, हिल के आने पे थोड़ी सी दिक्कत हो गई। अब तो हम नहीं कर पाएंगे इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ पर हम ट्रैवर्सिंग करेंगे। रेडिएशन हमें समझ में आ गया, इंटरसेक्शन हमें समझ में आ गया, अब हम ट्रैवर्सिंग करेंगे। ट्रैवर्सिंग देखो, ट्रैवर्सिंग क्या होती है? देखो ध्यान से, ट्रैवर्सिंग क्या होती है? ट्रैवर्सिंग के अंदर हम लोग बच्चों क्या करते हैं? ट्रैवर्सिंग के अंदर बच्चों हम लोग क्या करते हैं? आपका एक एरिया का आपको सर्वे करना था, ठीक है? मैं एक एरिया आपके सामने बना रहा हूँ, और उसके बाद मैं उस पूरे के पूरे एरिया को एक ड्राइंग बोर्ड के ऊपर बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? आपके पास एक ऐसा एरिया है, ठीक है? ये आपके पास एरिया है, और इस एरिया के अंदर हिल है, लेट अस सपोज दैट हिली एरिया। इस एरिया के अंदर या फिर ऊपर नीचे एंडुलेटेड ग्राउंड्स हैं, जो भी हैं, पर एक पर्टिकुलर पॉइंट से ना अंदर से ना बाहर से आप पूरे एरिया को देख सकते हैं। ना तो अंदर से देख सकते हैं, ना बाहर से देख सकते हैं, पूरे पूरे के पूरे एरिया, ठीक है ना? तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई भाई, तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई भाई। हम इतनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अंदर से देख पाते तो रेडिएशन लगा लेते, बाहर से देख पाते सब पॉइंट्स को तो इंटरसेक्शन लगा लेते, लेकिन यहाँ तो ना रेडिएशन लग सकता ना इंटरसेक्शन लग सकता। तो कैसे काम करेंगे? ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है, ये स्मॉल सी है, और ये कैपिटल ए बी सी डी है, आउटर बाउंड्री है। किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट कीजिए, जहां से आपको स्टार्ट करना है। मान के चलिए सर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पॉइंट ए से, तो ए पॉइंट के ऊपर जाइए और अपनी टेबल को रखिए।
ए पॉइंट के ऊपर जाइए और अपनी टेबल को रखिए लाइक दैट, ठीक है ना। अब मैं ट्रांसपेरेंट टेबल रख तो दूंगा, लेकिन फिर आपको लाइन ऑलरेडी बनी हुई दिखेगी, है ना। तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये आपने टेबल रख दी, ए पॉइंट को यहाँ पर सेंटर किया, ए पॉइंट को आपने यहाँ पर सेंटर किया और उसको नाम दिया स्मॉल ए, और उसके बाद सी की तरफ आपने एलिडेट रखा, और सी की तरफ एलिडेट रख के आपने सी की तरफ एक लाइन खींची इस तरीके से, सी के बराबर लंबाई की, सी के बराबर लंबाई की, और इस पॉइंट को नाम क्या दे दिया, सी। टेबल रखी, ओरिएंट किया, ए को सेंटर किया, सी की तरफ एलिडेट रख के, और क्योंकि आप ए से सी को देख सकते थे, तो आपने ए से सी की तरफ नीचे जमीन पर टेप डाला, नीचे टेप डाल करके लंबाई ली, उस लंबाई को स्केल पर रिड्यूस करके यहाँ पर प्लॉट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने सेम टेबल को उठा के कहाँ रखा, उसके बाद आपने सेम टेबल को उठा के कहाँ रखा, सेम टेबल को उठा के आपने रख दिया इसके ऊपर, सी के ऊपर। और किस तरीके से रखा कि सी एकदम किसकी जगह आया, सी की ही जगह आया, और ए इसी लाइन पे आएगा, पर्टिकुलर आना पड़ेगा उसको, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। ए एकदम यहाँ आ गया, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। ये लाइन पहले से बनी हुई है, और अब अगली लाइन बनेगी, अगली लाइन किसकी बनेगी, सी से डी की तरफ, सी से डी की तरफ। तो सी से डी को देखा, और सी से डी को देखते हुए एक लाइन बना दी, और उसको क्या नाम दे दिया, उसको नाम दे दिया डी। मेरी बात समझ में आती है। टेबल को फिर से उठाया, और टेबल को फिर से उठा के कहाँ रखा, टेबल को फिर से उठाया, और टेबल को फिर से उठा के कहाँ रखा, टेबल को फिर से उठा के हमने रखा पॉइंट डी पर। कुछ ड्राइंग इसके अंदर ऑलरेडी बनी हुई है, कौन सी ड्राइंग इसके अंदर ऑलरेडी बनी हुई है, डी पॉइंट हमने ऐसे रखा कि डी पर डी सेंटर हो जाए, तो सी डी इसके ऊपर ऑलरेडी बनी हुई है, यहाँ इसके ऊपर डी बना हुआ है पहले से ही, और यहाँ सी बना हुआ है, और सी से यहाँ पर ए बी जा रहा है, ए बी इस तरीके से जा रहा है, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, ठीक। ये इस पर ए बना हुआ है। तो हम किसके ऊपर और चले गए, हम किसके ऊपर और चले गए, हम इस पर्टिकुलर पॉइंट में बी के ऊपर और गए, और हमने यहाँ से एक लाइन और खींची, हमने यहाँ से एक लाइन और खींची, किसकी तरफ, हमने लाइन खींची सी की तरफ, लाइक दैट, बी की तरफ, बी को मेजर करते हुए, और फाइनली हमने यहाँ पे क्या पॉइंट मार्क कर लिया, स्मॉल। टेबल को फिर से उठाया, और टेबल को उठा करके बी के ऊपर ऐसे रखा, ऐसे रखा कि यहाँ पर स्मॉल बी जो हमने मार्क किया था वो किसके ऊपर आए, एकदम बी के ऊपर ही है। जैसे कि इसमें डी डी पहले से बना हुआ है, सी भी पहले से बना हुआ है, और सी से ए भी पहले से ही बना हुआ है। अब आप देखेंगे कि ए अपने आप इस लाइन को टच करता हुआ दिखेगा, नहीं कर रहा है तो ड्राइंग गलत हुई है। इन दोनों लाइंस को आप जैसे मिलाएंगे आपकी ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी, आपकी ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी, गेटिंग माय पॉइंट ना, इस तरीके से। ये बात समझ में आ रही है। तो ए बी सी डी की मदद से आपकी ड्राइंग, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, कोई दिक्कत होती है इसके अंदर, नहीं, ठीक। इसको बोलते हैं ट्रैवर्स। एक एक करके अपनी टेबल को ए से शुरू करते हुए आप कहां तक लेकर के आए, आप बी तक लेकर के आए, और आपकी ड्राइंग कंप्लीट होगी। अभी इसमें चेक भी लगेगा। अगर आप एक इमेजिनरी लाइन डालनी बी से सी को मिलाने वाली, तो आप देखेंगे नेचुरली अब मेरी ड्राइंग एकदम ठीक नहीं है, वो कहां से होके जाएगी, जाएगी। ड्राइंग नहीं बनाई है इसलिए आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो जब ए को मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि वो ए को ए से टच करते हुए जाएगी। तो आप इनको बोलते हैं चेक लाइंस, इनको बोलते हैं यहाँ पर चेक लाइंस, ठीक है ना। तो अभी हम अभी आपको क्लियर होगा, हम एक एक करके स्टार्ट कर रहे हैं।
और एक एक करके स्टार्ट करते हुए हर एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपनी लाइंस को रखते हैं। ई से हमने स्टार्ट किया है, पहले टेबल ई पर रखी हुई है, ई को सेंटर किया है, ई पर टेबल नहीं बनी हुई है, ई पे सेंटर करके स्टार्ट किया, पहले ई बनाई, फिर ए पे रख करके ए भी बनाई, फिर बी पर रख करके हमने BC बनाई, सी पर रख करके CD बनाई और D पर फाइनली आकर के DE बना ली। तो हमने E से स्टार्ट करते हुए D तक आकर के पूरी की पूरी पॉइंट्स उसमें लेकर के पूरी पूरी लाइन बनाई। इसको बोलते हैं ट्रैवर्सन। तो तीनों मेथड्स की बहुत अच्छे से क्लियर कट हमारी डिफरेंशिएशन हुए। पहला मेथड, हमें अंदर कोई पॉइंट मिल जाए जहां से हम सभी अलग अलग पॉइंट्स को देख सकें। दूसरा मेथड, हमें बाहर कोई दो पॉइंट्स मिल जाए जहां से हम पूरे पूरे मेथड को देख सकें, पूरे पूरे पॉइंट्स को देख सकें, पूरी बाउंड्री को देख सकें। तीसरा वाला, जिसके अंदर हमें ना तो अंदर ना तो बाहर कोई भी पॉइंट मिल पाए, जहां से पूरा का पूरा आउटर बाउंड्री विजिबल हो। तो एक एक करके आउटर बाउंड्री पर चलने की कोशिश करेंगे और एक एक करके हम इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को देखते हुए उनकी सर्वे करने की कोशिश करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट ऑन। लास्ट में होता है रीसेक्शन। अभी देखिए रीसेक्शन क्या होता है। रीसेक्शन के अंदर दो तरीके के काम होते हैं। एक तो 3 पॉइंट प्रॉब्लम होती है ना, एक होती है 2 पॉइंट प्रॉब्लम, है ना। हम रीसेक्शन के हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी प्लेन टेबल होती है उसकी जो लोकेशन होती है वो अननोन होती है, और 2 पॉइंट्स की मदद से या 3 पॉइंट्स की मदद से डिफाइन करके बाकी सभी पॉइंट्स को अपनी टेबल के ऊपर लेकर के आते हैं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। अब थोड़ी सी है कि दिक्कत है कि इन दोनों पॉइंट्स को बिना बटर पेपर के नहीं हम लोग बता सकते। जो बटर पेपर होता है उस बटर पेपर की मदद से आर्क बना करके हम पॉइंट्स को लोकेट करते हैं अपनी ड्राइंग के ऊपर। तो थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए इस मेथड को उतना डिटेल में हमारे सिलेबस के अंदर नहीं रखा गया है। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो केवल ये आता है कि रीसेक्शन के तरीके क्या होते हैं। रीसेक्शन के तरीकों में 2 पॉइंट प्रॉब्लम तो बहुत सिंपल होती है, ज्यादा टिपिकल नहीं होती, नाम ही आते हैं केवल 2 पॉइंट 3 पॉइंट प्रॉब्लम जिसके टाइप है, तो रीसेक्शन के टाइप होते हैं। दूसरा 3 पॉइंट प्रॉब्लम के फर्दर 4 टाइप होते हैं, 4 मेथड होते हैं। ट्रेसिंग मेथड, जो बटर पेपर मेथड बताया मैंने, एक्चुअली वही है। देन लेहमैन्स मेथड, एनालिटिकल मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। चारों मेथड थोड़े से प्रैक्टिकली समझाने में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक बटर पेपर ना हो और ग्राफ पेपर्स ना हो तब तक इन मेथड्स को उतनी अच्छी तरह से क्लियर नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, केवल क्वेश्चन नामों से रिलेटेड आते हैं। जैसे ट्रेसिंग मेथड कौन सा है, 3 पॉइंट प्रॉब्लम का है, 2 पॉइंट प्रॉब्लम का है, इंटरसेक्शन का है, रेडिएशन का है, तो इस तरीके से चीजें आती हैं। तो यहाँ से आप लोगों को वो चीजें मेरे ख्याल से एकदम क्लियर रहेंगी। ठीक है। नाउ जो इम्पोर्टेंट चीज है, दैट इज द एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ द प्लेन टेबल सर्वेइंग, जो आपसे इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस में लिखवाने के लिए पूछा जा सकता है, पूछता भी है। तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग के, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए पहला एडवांटेज क्या होता है कि द प्लान इज ड्रॉन बाय द आउटडोर सर्वेयर हिमसेल्फ व्हाइल द कंट्री इज बिफोर हिज आइज। कंट्री का मतलब क्या होता है सर्वेइंग के अंदर, जो भी फीचर्स होते हैं, ग्राउंड फीचर्स। कंट्री का मतलब वो नहीं होता कंट्री का मतलब ग्राउंड फीचर्स होते हैं, सर्वे एरिया होता है ना, उस सर्वे एरिया। सबसे अच्छी चीज तो ये है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि अपनी आंखों के सामने फीचर्स हैं तभी हम मैप ड्रॉ कर दे रहे हैं, तो गलती होने की गुंजाइश बहुत कम है। गेटिंग माय पॉइंट ऑफ। दूसरी बात कि एक्चुअल फीचर्स एकदम कंपेयर कर लिए जाएंगे उसी समय पर कि एग्जैक्टली वैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा, मैप ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। गेटिंग माय पॉइंट ऑफ। since the area is in view, contour and irregular objects may be represented accurately। कहां पर कोई पेड़ आ रहा है, कहां पर कोई ऑफसेट लेना है, या कहां पर कोई पर्टिकुलर फीचर है, वो एग्जैक्टली वहां पर मार्क किया जा सकता है। Direct measurements may be almost entirely dispensed with, as the linear and angular dimensions are both to be obtained by graphical means। देखिए इसका मतलब क्या है कि चाहे लीनियर टाइप के मेजरमेंट्स हों या फिर एंगुलर टाइप के मेजरमेंट्स हों, तो उन दोनों में ही कोई दिक्कत नहीं है ना। उन दोनों को हम लोग एकदम सेम टाइम पर ग्राफिकल फॉर्म में ऑब्टेन करके लेकर के आ रहे हैं। ग्राफिकल फॉर्म में ऑब्टेन करके लेकर के आ रहे हैं मतलब अपनी जो ड्राइंग हो रही है उसके ऊपर हम एकदम उसी समय पर अपना जो भी हमारा लीनियर मेजरमेंट है, जो भी एंगुलर मेजरमेंट है, उसको हम एकदम उसी समय वहां पर बना रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। Notes of measurements are seldom required and the possibility of mistakes in booking is eliminated। मतलब आप भूल जाएं, जैसे आप जनरली क्या करते हैं फील्ड वर्क के अंदर, क्या आप सर्वेइंग करके लाए, सर्वेइंग करके लाने के बाद आप बाद में प्लॉटिंग कर रहे हैं, कुछ चीज भूल गए,
या कुछ चीज मिस हो गई उस एरिया के बारे में, वो चीज यहाँ पर नहीं होगी। इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल। हाँ, अब इसमें कंपास यूज होता है ओरिएंटेशन के लिए, ये वाली बात सही है, लेकिन अगर लोकल अट्रैक्शन हुआ भी तो हर जगह लगभग सेम ही होगा। आप टेबल को एक ही जैसे आप माउंट करते जाओगे तो वो हर जगह बैलेंस कर देगा, तो उसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। तो बियरिंग्स लेने की दिक्कत नहीं है, बियरिंग्स लेने की दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इससे क्लियर हो नॉट लोकल अट्रैक्शन की। इट इज सिंपल एंड हेंस चीपर देन द थियोडोलाइट ड्यू टू कोई डिवाइस बड़ी यूजली चीप है। It is more suitable for small scale maps. ये मैंने पहले ही बताया, no great skill is required to produce a satisfactory map and the work may be entrusted to a subordinate. मतलब आप कोई भी जूनियर आदमी, सबऑर्डिनेट मतलब कोई भी जूनियर आदमी इस काम को बड़े आराम से कर सकता है, जूनियर सर्वेयर भी इसको कर सकता है, कोई बड़ी स्किल की जरूरत यहाँ पर नहीं होती। डिसएडवांटेजेस नॉर्मल होते हैं कि पहला डिसएडवांटेज तो ये होता है कि जनरली जो रेनी सीजन होता है ना, वहां पर हम इसका यूज नहीं करते, है ना। रेनी सीजन में इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज माना गया है, क्योंकि एकदम ओपन में आपको ड्राइंग करनी होती है, तो रेनी सीजन में यूज नहीं करते। इसके अलावा जो कुछ चीजें होती हैं, वो फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, सिंस नोट्स ऑफ मेजरमेंट्स आर नॉट रिकॉर्डेड, इट इज ग्रेट इनकन्वीनियंस इफ द मैप इज रिक्वायर्ड टू बी रिप्रोड्यूस्ड टू सम डिफरेंट स्केल। आपने मैप बनाया और मैप फट गया, मैप चोरी हो गया, कोई दिक्कत हो गई, या किसी दूसरी स्केल पे आपको मैप बनाना है, अब एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। आपने मेजरमेंट तो लिखे ही नहीं थे ना, आपने वो सीधे सीधे मेजरमेंट लिया और सीधे सीधे मैप बनाया था, आपने कहीं कुछ लिखा ही नहीं, आपको सीधे मैप बना था, तो मैप रिप्रोड्यूस नहीं किया सकता। बाकी जगह पे क्या है, आपका मैप फट गया, मैप चोरी हो गया, कुछ हो गया, मेजरमेंट तो है आपके पास फील्ड बुक के अंदर, उससे आप फिर से मैप बना लीजिए। यहाँ ये दिक्कत हो। इज दैट क्लियर और नॉट? Plain tabling is not intended for a very accurate work. देखिए यहाँ पर मेन दिक्कत क्या है, क्योंकि जब आप ग्राउंड के ऊपर डिस्टेंसेस लेंगे ना, तो ग्राउंड कई बार अंडुलेटेड होते हैं। आपने स्मॉल ए कैपिटल ए के बीच में जो डिस्टेंस, ओ और ए के बीच में डिस्टेंस थी, वो ग्राउंड पे मेजर करी, कई बार क्या होता है अंडुलेटेड होते हैं, तो डिस्टेंस उतनी एक्यूरेट नहीं आ पाती। आप जो ये वाली बात तय है, लेकिन वो डिस्टेंस उतनी अच्छी तरह से मेजर कई बार नहीं होती, तो उतना ज्यादा फाइन एक्यूरेसी यहाँ पर ऑब्टेन नहीं हो पाती। जैसे क्लियर होना, इट इज इसेंशियली अ प्रिंट का मतलब क्या होता है, ट्रॉपिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है जैसे कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिस पर क्लाइमेट के हर पर्टिकुलर सीवियर कंडीशन का फर्क पड़ रहा हो। जैसे कि आपकी टेबल है, आपकी टेबल वुडन की है, जनरली वुडन टेबल यूज होती है। अगर रेनी सीजन होगा तो क्या होगा, उसके अंदर मॉइस्चर आएगा, अगर उसके अंदर मॉइस्चर आएगा तो उसके अंदर एक्सपेंशन होगा, वो थोड़ा सा लकड़ी थोड़ी सी फैलती है ना मॉइस्चर लेकर के। हमारे गेट भी सर्दियों में बरसात में थोड़ा सा टाइट बंद होते हैं, टाइट खुलते हैं, तो ये दिक्कत होगी। जब मॉइस्चर आएगा वो थोड़ा सा टेबल क्या होगी, थोड़ा सा श्रिंक करेगी। तो ट्रॉपिकल इंस्ट्रूमेंट है तो मौसम का बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट मैंने आपको बताया हुआ, रेनी सीजन में तो इसको यूज कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि आप काम ही नहीं कर पाएंगे बारिश के दौरान। बाकी सर्विंग में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चेनिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। रेनी सीजन में रेनकोट पहन लो, चेनिंग करो, या फिर ऑटो लेवल से या किसी और चीज से बढ़िया आप रीडिंग ऑब्टेन करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक दिक्कत ये होती है, बहुत कुछ आपको ट्रांसपोर्ट करना होता है ना, मतलब बहुत कुछ आपके पास होगा, बहुत ज्यादा वजन आपके पास होगा, जिसे आपको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा है, थोड़ी सी समस्या होती है इसको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करने में, एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाने में। ठीक है, बहुत सारी एसेसरीज होती है। दूसरी चीज ये है कि आपके पास इक्विपमेंट इतने सारे हो जाते हैं यहाँ पर कि उनके लॉस होने का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आपको उनके लॉस होने का खतरा बहुत सारा हो जाता है। तो एक छोटी सी दिक्कत हमारे सामने ये निकल करके आती है, एक छोटी सी दिक्कत हमारे सामने ये निकल करके आती है कि हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को हम लेकर के एक साथ चलते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं जो एसोसिएट होते हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग के साथ में। प्लेन टेबल सर्वेइंग के साथ में सर नेटवर्क इश्यू हो रहा है बहुत सारा, प्रेस कर देता हूँ। असल में क्या है, बारिश हो रही है बहुत ज्यादा भोपाल में,
उसमें हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो, थोड़ी सी बारिश हो रही है यहाँ पर, हो सकता है उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर हो रही हो। अभी मैंने नेटवर्क चेंज कर लिया है, तो मेरे ख्याल से अब ठीक चलेगा। ठीक है, तो ये कुछ प्लेन टेबलिंग की दिक्कत है। प्लेन टेबलिंग का ये थोड़ा सा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, मेरे ख्याल से आप इन चीजों को थोड़ा सा एक बार पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा काम और कर ले। ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग के कुछ इंजीनियरिंग सर्विसेज कन्वेंशनल के अंदर क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, थोड़े से मुश्किल हैं। हम उन्हें थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार और उन्हें थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग के अंदर आपको लगभग थ्योरी पूरी पढ़ा दी थी, उसमें कोई ऐसी दिक्कत हमारे सामने थी नहीं। मैंने आपको फॉर्मूले जरूर नहीं नहीं बताए थे, लेकिन मैंने आपको लगभग पूरा थ्योरी के बारे में बता दिया था। ठीक, जब लैंग्वेज में हमारे सामने क्वेश्चन आता है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन मेरे ख्याल से पूरा सभी बच्चों को। हमारे सामने लैंग्वेज में क्वेश्चन आया कि एन इंस्ट्रूमेंट वाज सेट अप एट ए एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोल बीसी was 24 degree 36 minutes. ठीक है, the horizontal distance between A and B, comma, the foot of the pole was 600 meter. ठीक है, determine the reduced level of the top of the pole if the staff reading held on a benchmark RL of 100 meter was 2.532. The telescope in horizontal plane. सिंपल क्वेश्चन है सर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सर, बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, ठीक है ना, और बीसी आपका इलेक्ट्रिक पोल है, और जो बीसी आपका इलेक्ट्रिक पोल है उसके टॉप पर जो एंगल आ रहा है वो 24 डिग्री 36 मिनट है। तो इसका जो डायग्राम है वो, इसका डायग्राम कैसा होगा उसको क्रैक करने की जरूरत है। अगर वो डायग्राम क्रैक हो गया ना तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे देखिए, आप आराम से कर लेंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया है ना। मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, बाद बाकी आप लोग इन चीजों को सॉल्व आराम से कर ही लेंगे। इससे क्लियर होना, इतनी कुछ खास दिक्कत मेरे ख्याल से इसमें होगी, ठीक है ना। नाउ सी क्लियरली इस पर्टिकुलर पॉइंट को जब आप देखते हैं तो आपको बहुत, इस पर्टिकुलर फिगर को आप बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं काफी। इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप देखते हैं तो आपको दिखाई देता है कि ए और बी ग्राउंड पर 600 मीटर दूर, मैंने कहा था कि जब एक इंस्ट्रूमेंट होता है तो एल देना जरूरी है, बिना एल के वो क्वेश्चन नहीं करवा सकता। ये मैंने इंजीनियरिंग सर्विस कन्वेंशनल से क्वेश्चन उठाया हुआ है और क्लियरली उसमें एल दिया हुआ है, उसको एल देना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा सकता आपसे। अगर एक इंस्ट्रूमेंट, दो में नहीं देगा एल, दो में तो दो इंस्ट्रूमेंट के बीच की दूरी देगा, तो एल उसने दे दी, द फुट ऑफ द पोल वाज 600 मीटर, समझ में आ गया। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, द फुट ऑफ द पोल, बी द फुट ऑफ द पोल, वो 600 मीटर के लिए लिख के दे रहा है, तो हमने ले ली 600 मीटर। ए से लेकर के बी सी के टॉप पर, इलेक्ट्रिक पोल के टॉप पर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, हमारा सी निकल करके आ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट ना। और उसके बाद हमने बड़ा क्लियरली एंगल लिया 24.36 डिग्री, उसमें tan का हमने क्या लगाया फॉर्मूला, tan का फॉर्मूला लगाने से हमको क्या मिल गया, h1, और हमें ये चीज समझ में आ गई कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में किसी कोई दिक्कत होगी नहीं, इसलिए मैंने आपको ये बताया। जैसे इसका क्लियर हो नॉट, डन, ठीक। बोर्ड में देखिए, स्क्रीन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ले रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। अगेन मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूं क्योंकि कल हम क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ आता है हमारे सामने, है ना, आप भी ध्यान से पढ़िए एक बार क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है मेरे साथ, क्वेश्चन बोलता है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, अगेन इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है। टू डिटरमाइन द रिड्यूस्ड लेवल ऑफ द टॉप ऑफ अ टेलीविजन टावर सराउंडेड बाय ट्रांसमिशन बिल्डिंग्स एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स, a theodolite was set up at A in an adjoining park and the angle of elevation small a was measured and found to be 33 minutes 17 seconds. 17 को seconds नहीं है पर वो seconds है। The reading on a staff held on a benchmark with telescope in horizontal plane was 1.585. The theodolite was transited and another point B 100 meter away was fixed on the ground surface. The angle of elevation of the top was measured at B 26 degree 24 minute
The reading on the staff held on the benchmark was again 1.585. इसका मतलब समझ रहे हो क्वेश्चन कैसा है? पहली बात तो ये छोटा सा करेक्शन है, टाइपिंग की एक गलती है क्वेश्चन के अंदर जो समझ में आ रही है। ये 33 मिनट है ना, मैं फिर से कर देता हूँ व्हाइट कलर की इंक से। ये 33 मिनट है और 17 सेकंड्स है। पहली बात तो टाइपिंग की थोड़ी सी गलती है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तुमको? क्वेश्चन कैसा है, कौन सी प्रोफाइल है, कौन सा केस है? ये केस 2 है कि दोनों के दोनों बैक साइड सेम है। देख, दोनों पोजीशन पर रखने के बाद इंस्ट्रूमेंट के बैक साइड सेम निकल के आ रहे हैं। देखो तुम लोग समझ में आ रहा है केस 2 है, समझ में आ रहा है केस 2 है। फॉर्मूले याद नहीं कर रहा, फॉर्मूले याद नहीं कर रहा। यहाँ क्या सॉल्यूशन होगा उसको नहीं देखना, यहाँ क्या सॉल्यूशन निकल के आएगा उसको नहीं देखना, उसको नहीं देखना। सॉल्यूशन अपना वाला लगाना है, सॉल्यूशन अपना वाला लगाएंगे। क्वेश्चन में क्लियरली समझ में आ रहा है? मतलब हो सकता है ग्राउंड ऊपर नीचे हो, कैसा भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। पर ये क्वेश्चन पता है बच्चों कैसा होगा? ये क्वेश्चन ऐसा होगा कि ये एक हिल है, ज्यादा ही बड़ा बन गया कुछ, ये एक हिल है इस तरीके से, और हिल पर क्या लगा हुआ है? टेलीविजन टावर लगा हुआ है लाइक दैट। और एक इंस्ट्रूमेंट जो पहले कहां पर सेट किया गया था, एक इंस्ट्रूमेंट जो पहले कहां पर सेट किया गया था? सेट किया गया था ए पर, और फिर सेट किया गया था बी पर। अब ए पहले आया, बी पहले आया। जिसका एंगल बड़ा वो बाद में आया, जिसका एंगल छोटा वो पहले आया। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? मतलब ए पहले आएगा, बी बाद में आएगा। नहीं समझे? ये मुझे कैसे कैसे पता पड़ा? क्योंकि ए का एंगल टॉप के साथ बड़ा है और बी का एंगल छोटा है। आया ना? आया ना? एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एक स्टाफ लगा हुआ है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एक स्टाफ लगा हुआ है। उस पॉइंट का आरएल है 100 मीटर और दोनों की रीडिंग आ रही है 1.585। बी का एंगल छोटा था तो मैंने उसको बाद में बनाया 26 डिग्री 24 मिनट, और ये वाला एंगल मैंने ले लिया 33 डिग्री और 17 मिनट। गेटिंग मी पॉइंट और नॉट? बोलता है कि इफ द रिड्यूस्ड लेवल ऑफ बेंचमार्क, सॉरी 294 नहीं है, बाय मिस्टेक, बोलता है कि इफ द रिड्यूस्ड लेवल ऑफ द बेंचमार्क इज 294.819, गेटिंग मी पॉइंट और नॉट? तो ये बताइए कि ये पर्टिकुलर आरएल क्या निकल के आएगा टॉप ऑफ द टेलीविजन टावर। यहाँ का आरएल आपसे पूछ रहा है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस बता रहा है 100 मीटर, 100 मीटर डिस्टेंस बता रहा है दोनों पॉइंट्स के बीच में। आप क्या करोगे? यहां से लेकर यहां तक क्या मान लीजिए v है ना, यहां से यहां तक 294 के ऊपर 1.585, मतलब यहां तो आप आ ही गए अपने आप। ये v की वैल्यू निकाल लीजिए। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? यस और नो? कर पाएंगे फिर बच्चे सॉल्व? ठीक ठीक। अब मैं इसका आपको एक्चुअल फिगर बनाता हूं, एक्चुअल फिगर दिखाता हूं, है ना। मैं आपको दूंगा ये पूरे क्वेश्चन, आप इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइएगा। मैं आपको एक्चुअल फिगर बना के बताता हूँ। ये एक्चुअल फिगर देखो, थोड़ी देर पहले हमने इसी तरह से लिया, इसमें एच ले लिया, मैंने वी लिया था भाई। देखो बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम, कोई भी अंतर नहीं। देखो बी को उसने बाद में लिया ना, लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि बी का एंगल बड़ा है, ए का एंगल छोटा है, तो ये पहले आएगा, ये पहले आएगा। ए का एंगल बड़ा है तो ए पहले आएगा। ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया, ये फॉर्मूला ही मैंने आपको लिखवाया हुआ है। वी इक्वल्स टू, मैंने वैल्यू अलग ली थी, मैंने वी इक्वल्स टू आपको फॉर्मूला लिखवाया हुआ है। फॉर्मूले से मत करो आप, तो फिर से दोनों ट्राइंगल के अंदर टेन थीटा लगाओ, फॉर्मूला याद मत करो, फालतू की चीजें हैं। अब वो करना पड़ता है थ्योरी लिखवाते टाइम पर, है ना, तरीका होता है। मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन सब लोग सॉल्व कर लेंगे, है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अभी क्लास के अंदर ही कर दूंगा ये वाला प्रेजेंटेशन। तो मेरे ख्याल से आप लोग इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे, किसी को कोई खास दिक्कत नहीं होगी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट?
फाइनल आंसर 500 मीटर आ जाएगा। एक बार ट्राई करके देखिएगा। अगला क्वेश्चन ऐसा आता है, अगला क्वेश्चन ऐसा आता है, 2 पॉइंट्स हैं पी एंड क्यू, दोनों के बीएस अलग अलग है, रीडिंग ऑन बेंचमार्क ये बीएस है। ये कौन सा केस हो गया बच्चों? ये थर्ड केस हो गया मेरा, ये थर्ड केस हो गया, देख लीजिए ये मेरा थर्ड केस हो गया। बात समझ में आ रही है? पी क्यू के बीच की दूरी फिर से 100 मीटर दे दी, बेंचमार्क 100 का आरएल दे दिया, एक चिमनी दे दी है यहाँ पर, चिमनी के टॉप के आपको आरएल निकालना है, सिंपल सी बात होगी, ऐसा बन जाएगा। देखिए मैंने आपको ये भी कल बताया हुआ है, एक क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व करवाया था। बात समझ में आती है नहीं आती? तो सिंपल से केसेस हैं, मेरे ख्याल से तो इनमें कोई दिक्कत होती नहीं है। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत इसमें आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसका आंसर इस तरह से 186.16 आएगा। सेम एक इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। ये थोड़ा सा दिक्कत होगी क्योंकि ये 3D फिगर है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, एग्जाम्पल को, दिक्कत आए तो मुझे बताइएगा। इसके अंदर क्या और क्या है, जब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे ना तो आपको एक यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है ना, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है इस तरीके से। ये थोड़ा सा इसको बताता हूँ, ये ट्राइंगल बन रहा है ऐसा, मतलब 3D फिगर है। जो ए और बी हैं वो एक दूसरे से हॉरिजॉन्टली भी थोड़ा सा दूर दूर है, और उनके बीच में भी कुछ एंगल्स दिए हुए हैं। जैसे कि आपको ये वाला एंगल दिया हुआ है, आपको ये वाला एंगल दिया हुआ है, एक लाइन में नहीं है, एक वर्टिकल प्लेन में नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है ना? मेरी बात समझ में आ रही है ना? ये थोड़ा सा 3D फिगर है, 3D फिगर है। ए और बी एक दूसरे से डी डिस्टेंस पर दूर दूर है। मेरी बात समझ में आ रही है? और एक बेंच मार्क रीडिंग, सिंपल ज्योमेट्री है, सिंपल ज्योमेट्री पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इससे क्लियर हो ना? क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट हो ना? ठीक है, ठीक है, 2 मिनट के लिए रुकेंगे। मैं आपको इस पर्टिकुलर फाइल को शेयर कर देता हूं यहीं पर। चैट में जाके फाइल देखिए मैंने शेयर किया है, आप लोगों तक पहुंच गया क्या? आप लोग इसको डाउनलोड कर पा रहे हैं क्या? मुझे कल लिख के बता दीजिए। डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं? मैंने भेजा तो है, सबको दिख नहीं रहा है ये? क्योंकि मैं फिर से भेजता हूँ, मैं फिर से भेजता हूँ एक बार। अब मैंने फिर से भेजा, अभी 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 हुआ विजिबल सभी को?
ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो आज अपन खत्म करते हैं यहीं पर। आपके 3 चैप्टर बचे हैं, कंटूर, और उसके बाद एरियल फोटोग्राफी, देन हाइड्रोग्राफिक सर्वे। कुछ डेफिनेशन आपकी फील्ड एस्ट्रोनॉमी की है, रिमोट सेंसिंग, फील्ड एस्ट्रोनॉमी। तो ऐसा करके चैप्टर गया, मतलब टॉपिक्स हैं, तो मेरे ख्याल से 2 दिन में हो जाएगा। कर्व अंश आपने मेरे ख्याल से हाईवे इंजीनियरिंग के अंदर खत्म किया होगा ना, एकदम सेम होता है, कर्व में कुछ अंतर नहीं है। कर्व मेरे ख्याल से ट्रांजिशन कर्व आपने हाईवे इंजीनियरिंग के अंदर पढ़े होंगे, उसमें ऐसे कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम क्वेश्चन हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखिएगा, वहां पर समझ में आएंगे आपको। अगर कुछ ऐसी चीज होती है जो नहीं है तो मुझे बताना, मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको पढ़ा दूंगा। अगर कोई ऐसा टॉपिक है कर्व के अंदर जो आपका वहां से क्लियर नहीं हो रहा है, तो फिर आप मुझे बताना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। बाद बाकी मैं कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स एक बार आफ्टर सर से बात करता हूँ। मेरे पास कुछ और मतलब दूसरे जो सर्विंग के फैकल्टी हैं उनके भी कुछ मेरे पास लेक्चर्स हैं हमारे ही अपने इंजीनियर सक्सेस के ही, तो वो भी मैं कोशिश करता हूँ आपको ऐड करवाने की। 60 घंटे का लंबा सर्विंग है, वो भी मैं ऐड करवा दूंगा। बाद बाकी मुझे बताना, अगर कुछ भी टॉपिक ऐसा होगा तो मैं खत्म करवा दूंगा, ठीक है। तो मुश्किल से 2 या 3 लेक्चर मैक्सिमम हम ऐसे 1-1.5 घंटे के लेक्चर में खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो कल भी सेम टाइम रखते हैं, और ये जो इसमें कुछ क्वेश्चन है इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा, पर्टिकुलरली 3rd नंबर का क्वेश्चन जो मैंने 4th वाला करवाया था, हॉरिजॉन्टल प्लेन वाला। अगर नहीं आता है तो मुझे बताइए, ठीक है। चलिए खत्म करते हैं आज का।